हाथरस के बाद अब बलरामपुर से आया भयावह रेप केस। रेप के ये आंकड़े शर्म से सिर झुका देंगे। कोच्चि की लड़की ने किया लॉकडाउन का सबसे सही इस्तेमाल। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की। बलरामपुर में सामने आया भीषण गैंगरेप का मामला। हाथरस मामले को लेकर जांच अभी जारी है। इसी बीच यूपी में ही बलरामपुर से कथित गैंगरेप की घटना सामने आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मां ने बताया कि 29 सितंबर यानी मंगलवार के दिन उनकी बेटी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए घर से निकली, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आई। फोन भी नहीं लगा। शाम के वक्त एक रिक्शे वाला लड़की को लेकर घर आया। मां का कहना है कि उनकी बेटी जब आई तो उसकी हालत बहुत खराब थी। मां ने आगे कहा, 10 मिनट बाद मेरी बेटी कहने लगी कि पेट में बहुत जलन हो रही है। हम उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने कहा कि या तो लखनऊ ले जाओ या बलरामपुर ले जाओ, हालत गंभीर है। फिर जब हम उसे दूसरे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मां ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाए कि कॉलेज से लौटते वक्त बेटी को रास्ते में 3-4 लड़कों ने जबरन एक गाड़ी में बैठा लिया, कमरे में ले गए, हाथ में इंजेक्शन लगाया और गैंगरेप किया। मां का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उनकी बेटी के पैर और कमर भी तोड़ दिए। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि उनकी जांच में यह बात सामने आई है कि कथित रेप के बाद लड़की के इलाज के लिए आरोपियों ने एक प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले एक डॉक्टर जियाउर रहमान को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने पड़ोसियों से लड़की के पिता का नंबर मांगा, लेकिन नंबर नहीं मिला। डॉक्टर जियाउर रहमान ने मीडिया से बातचीत में बताया, मैंने कहा कि लड़की के घर वालों को सूचना दी जाए। उन लोगों ने कहा कि वो मोटरसाइकिल से जाकर लड़की के पिता को बुला कर लाएगा और फिर लड़की को क्लिनिक लेकर आएगा। फिर मैं भी वापस क्लिनिक आ गया। उसके बाद लड़की को कहाँ लेकर गए ये मुझे नहीं पता। इसके अलावा डॉक्टर ने यह भी बताया कि जब वो उस कमरे में पहुंचे थे तो लड़की कह रही थी कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो अकेली थी। इस वजह से डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। पोस्टमार्टम के घंटे भर बाद ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि अंतिम संस्कार परिवार वालों की सहमति से हुआ था। इंडिया टुडे से जुड़े सुजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर शाहिद और साहिल नाम के 2 आरोपियों को केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। डीएम और एसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें 6,18,000 रुपए की मुआवजा राशि का अनुमति पत्र दिया। पूरा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रहा। अगली खबर भी डराने वाली है। हर रोज 10 दलित महिलाओं का रेप हो रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी देश में अपराधों का लेखा जोखा रखने वाली संस्था। इसके साल 2019 के आंकड़ों की माने तो देश में हर दिन 95 बलात्कार रिपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी हर घंटे कम से कम 4 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। इसी डेटा के अनुसार 2019 में लगभग 3500 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, यानी रोज लगभग 10 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई। इनमें 1/3 मामले राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हैं। 2019 में करीब 32,000 बलात्कार के कुल मामले सामने आए। इनमें करीब 16,000 मामले सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल से हैं। बता दें कि ये ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए, जो पुलिस तक पहुंच नहीं पाए, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। अगली खबर, कोच्चि की इस लड़की ने लॉकडाउन में कमाल का काम किया है। आरती रघुनाथ केरल से हैं, एमएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। खबरों में हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 3 महीने के भीतर 350 ऑनलाइन कोर्सेज खत्म किए हैं। ऐसा करके उन्होंने यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम में अपना नाम दर्ज कराया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया, मुझे मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स ने ऑनलाइन कोर्सेज की दुनिया से परिचित कराया। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं, अलग अलग समय सीमा और सिलेबस वाले। मैंने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर और क्लास ट्यूटर के सपोर्ट के सहारे कोर्सेज पूरे किए। आरती ने कई मशहूर और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से अपने कोर्सेज किए हैं, जैसे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन इत्यादि। अगली खबर, एंटी रोमियो स्क्वाड की महिला कांस्टेबल ने यौन शोषण के आरोप लगाए। बुलंदशहर के महिला थाना में पोस्टेड एक महिला कांस्टेबल ने
गुलावठी पुलिस स्टेशन के एसएचओ पर यौन शोषण और हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री के पोर्टल के साथ साथ अपने सीनियर अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है। उन्होंने लिखा, जब महिला सुरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं तो मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूं कि मेरे साथ हुए गलत बर्ताव का संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। मामले पर एसएसपी संतोष सिंह ने कहा, देखिए, एक महिला आरक्षी जो महिला थाने में तैनात है, इसके पहले वो जुलाई तक थाना गुलावटी में तैनात थी और उसका स्थानांतरण गुलावटी थाने से महिला थाने कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ 3 साल से ज़्यादा समय से वो तैनात थी। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं। उनको सौंप दी गई है। 1 सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अगर कोई दोष पाया जाता है किसी का तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है, होनी चाहिए, वो हो। जानकारी के लिए बता दें कि ये महिला कांस्टेबल एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात है। ये स्क्वाड साल 2017 में बनाया गया था, राह चलते लड़कियों को छेड़ने और उनका यौन शोषण करने वाले लड़कों से सुरक्षा देने के लिए। अब टाइम बर्थडे स्पेशल का। भारत से प्यार करने वाली ब्रिटिश महिला जिसने लगातार भारत की आज़ादी की मांग की। 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में जन्मी एनी बेसेंट जब 5 साल की थी तब उनके पिता गुजर गए। उसके बाद वो फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में गई। 17 साल की उम्र में अपनी मां के पास वापस आई। 20 साल की उम्र में चर्च से जुड़े एक व्यक्ति फ्रैंक बेसेंट से उनका ब्याह हुआ, लेकिन दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे, इसलिए अलग होने का फैसला लिया। एनी बेसेंट ने महिलाओं और कामगारों के अधिकार के लिए लगातार काम किया। भारत में अपनी रिसर्च के लिए आई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारत में सेल्फ रूल की मांग की। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। उसके बाद से लगातार इन्होंने भारत की आज़ादी की मांग की। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की शुरुआत की और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शुरुआती कॉलेजों में से एक बना। आज़ादी से पहले के मद्रास में अद्यार नाम की जगह थी, यही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष भी रही। साल 1933 में इनका देहांत हुआ। अब शो का आखिरी सेक्शन, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं कुछ सीख सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी हैं किरूबा मुनुस्वामी। लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। तमिलनाडु से हैं। वहां की डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त सेंट्रल लॉ कॉलेज सलेम से इन्होंने कानून की पढ़ाई की। मद्रास हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुकी हैं। किरूबा ने हमें बताया, मैं एक अनटचेबल कास्ट से आती हूँ। अपने परिवार की पहली ऐसी पीढ़ी से हूँ जो ग्रेजुएट हुई। मेरे माता पिता स्कूल गए थे, लेकिन उससे आगे की पढ़ाई उन्होंने नहीं की। इन्होंने अपनी तीनों बेटियों को इसलिए पढ़ा लिखा कर प्रोफेशनल बनाया ताकि हम समाज में आगे बढ़ सकें। मेरी सबसे बड़ी बहन डॉक्टर है, उससे छोटी वाली बहन इंजीनियर है और मैं लॉयर हूँ। हाल में जातिगत हिंसा के मामलों पर किरूबा ने कहा कि जाति एक अहम मुद्दा है महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में। अगर एक अपर कास्ट महिला के साथ यौन हिंसा या हिंसा के चांस 100% हैं तो दलित महिलाओं के मामले में ये 500% हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यौन हिंसा जातिगत और सामाजिक रूप से अपना दबदबा जताने का एक तरीका है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किरूबा ने वर्क प्लेस पर काफी डिस्क्रिमिनेशन भी झेला। कुछ समय पहले किरूबा ने पीरियड लीव पर हुई बहस के दौरान ट्वीट करके कहा था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज दलित महिलाओं के लिए अब भी दूर की कौड़ी है। उन्हें अपने पीरियड्स के लिए छुट्टी लेने पर नौकरी तक से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रैक्टिस करती रही। आज दिल्ली में रहकर शोषित और पिछड़े समाज के लोगों के केसेस लड़ रही हैं, उनकी आवाज बुलंद कर रही हैं। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे विमेन इन न्यूज में। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, तो हमें उनके बारे में बताइए। मेल करिए lallantopwomeninnews@gmail.com पर। शुक्रिया।